वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनपीपीए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में, जिसके अंडर डीपीसीओ चलता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। अभी जो लेटेस्ट डीपीसीओ जो हम इशू कर रहे हैं वो 2013 का है। तो देखिए, जो डीपीसीओ है ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर डीपीसीओ काम करता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वो एक्ट है जिसके अंदर कुछ एसेंशियल मेडिसिन हैं जिनका बल्क फॉर्मुलेशन और जो बल्क ड्रग्स की फॉर्म में वो मार्केट में आते हैं, तो उनका प्राइस फिक्स होना चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ डीपीसीओ बना था। हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट डीपीसीओ के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कुछ डेफिनेशंस, कुछ शेड्यूल्स और एट द लास्ट रिटेल प्राइस कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखी है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मतलब सिंगल डेफिनेशन है, जिससे आपको डीपीसीओ आराम से समझ में आने लगेगा। देखिए, डीपीसीओ इज एन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट। यदि सवाल आता है कि अंडर हु इशूड द डीपीसीओ, सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द राइट आंसर। किस एक्ट के अंदर इशू हुआ? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये मैंने यहां लिखा हुआ है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो अपन वापस इसे पढ़ते हैं। DPCO is an order issued by the government under the Essential Commodities Act, which works on fixing price of some essential medicine and their formulation. ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि डीपीसीओ का जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे अभी आगे, उसमें एक ऑब्जेक्टिव तो ये खुद इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि फिक्सिंग जो प्राइस है ये इसका काम है। डीपीसीओ मस्ट फिक्स द प्राइस ऑफ पीपल सो दैट इट कैन बी मेड अफोर्डेबल। देखिए, सही बात है, यदि आप प्राइस को फिक्स कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप प्राइस को ऐसा फिक्स करेंगे जिससे ये चीजें अफोर्डेबल हो सके। आप इसे अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे तो फिर प्राइस फिक्स करने का फायदा क्या? आपने फिक्स किया लेकिन वो स्टैंडर्ड से अब है, कॉमन पीपल उसे खरीद नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अपन वापस से आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। अब देखिए, आपने प्राइसेस तो मान लीजिए फिक्स कर दी। प्राइसेस फिक्स होने के बाद ऐसा हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर है वो उसे बना रहा है क्योंकि उसे उसमें कम प्रॉफिट दिख रहा है या फिर ऐसा कुछ, तो इन सारी चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है। तो इन चीजों का यदि आप ध्यान देंगे तो आपको अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी मेडिसिन के बारे में, टू इनकरेज कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन। अब ये जो चीजें ये मैन्युफैक्चर के फायदे के लिए है, तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन, उसको मार्जिन वगैरह देना, एक कॉमन मार्जिन सेटअप कर देना, ये सारी चीजें इस एक्ट के, इस ऑर्डर के अंडर आती हैं। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। एंड टू फिक्स द प्राइस एंड मेक इट अफोर्डेबल फॉर द पीपल। तो ये तो अपना मैंने अभी आपको डेफिनेशन में ही पढ़ाया। अब देखिए, डीपीसीओ है, डीपीसीओ अभी तुरंत नहीं आया था। अगर आप बैक हिस्ट्री में देखें तो डीपीसीओ 1966 के अंदर ही आ गया था, डीपीसीओ 1966। उसके बाद इसके अंदर कई सारे अमेंडमेंट्स हुए तो बार बार आते रहे। देखिए, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, जैसे आपको आईपी के पब्लिकेशन से याद रहते हैं इंडियन फार्माकोपिया के, वैसे ही आपको डीपीसीओ भी याद होना चाहिए। इतना हार्ड नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूं, आपको याद हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। डीपीसीओ 1966, डीपीसीओ 1970, डीपीसीओ 1971 एंड डीपीसीओ 1987 और उसके बाद डीपीसीओ 1995 और डीपीसीओ 2013। ये वाला जो है इसे करंट डीपीसीओ कहते हैं। इसके अंदर काफी सारे साइलेंट फीचर्स हैं, वो मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, जो डीपीसीओ है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर बना था। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब आया था? 1955। अब ये डीपीसीओ जो है, जो इसके अंदर जितने भी डीपीसीओ ये जो बने हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, देखिए पहले आया है। तो इसके बाद इसी के अंदर ये सब चीजें जो बनी, तो किस सेक्शन के अंदर बनी? तो सेक्शन 3 के अंदर बनी। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस पर सवाल बन सकता है दैट सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट डील्स विद डीपीसीओ। उसके बारे में, डीपीसीओ के बारे में सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद अपन बात करते हैं डीपीसीओ 2013 के बारे में और 95 के बारे में। देखिए, दो तरीकों से पहले चीजें हुआ करती थी। एक होता है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड और दूसरा होता है मार्केट प्राइसिंग मेथड। अब कॉस्ट इफेक्टिव मेथड के अंदर आपने कॉस्ट फिक्स कर दी, उसमें इंडस्ट्री वाले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट प्राइसिंग मेथड के अंदर मार्केट जैसा चल रहा है उसी हिसाब से प्राइसिंग भी चलेगी। आप उसमें एनुअल लेवल पे प्राइसेस को इंक्रीज भी कर सकते हो, ये भी इस ऑर्डर के अंदर बताया गया है। अब देखिए, ये भी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई, अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको डीपीसीओ समझाता हूँ। डीपीसीओ के अंदर देखिए, ये नंबर है, ये नंबर आपको याद रखना है। 348 ड्रग्स एंड 652 फॉर्मुलेशन। अब देखिए, इसके अंदर जो मार्जिन दिया जाता है, मार्जिन टू अ रिटेलर। ये रिटेलर का मार्जिन है, रिटेलर का मार्जिन होता है 16%। सेम मार्जिन फॉर अ होलसेलर जो कि हो जाता है 8%। तो आपको ध्यान देना है, ये तीन चीजें हैं जो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बाकी तो कंट्रोल वगैरह इसके अंदर आप और भी लिख सकते हैं। तो कंट्रोलिंग प्रोडक्शन ऑफ बल्क, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं, या फिर बल्क फॉर्मुलेशन ऐसे लिख लीजिए, आपके 2 पॉइंट और बन जाएंगे। लेकिन हमें जो याद रखने वाले पॉइंट थे वो थे ये
348 drugs and 642 formulation. Margin of retailer 8%, ये retailer है, and margin to wholesaler is 8%, सॉरी ये 16%, ये 8%, ओके. एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स. अब देखिए हमने बात कर ली डीपीसीओ के बारे में, इसके आगे शेड्यूल्स के बारे में भी जानेंगे. अब वापस आ जाता है यहाँ 2011 के अंदर. डीपीसीओ के 2013 में आने का कारण यहाँ कहीं मिलता है आपको. देखिए ये है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इसको आप लिख सकते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन. 2011 के अंदर ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आती है. फिर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी बनाई जाती है, जो कि 2012 में आती है. और इसी के अंडर ये देखिए ये 7 मई को आई थी, इसको सॉरी आप 7 दिसंबर को आई थी, 7 दिसंबर को आई थी. यस, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन केम इन 2012. और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुए, जिसके बाद डीपीसीओ 2013 के अंदर आ गया. सो डीपीसीओ 2013 केम इन 15 मई 2013. ठीक है, तो ये बात थी डीपीसीओ के बारे में. अब 1955 में आप देखें तो 1955 और 2013 में बहुत सारे डिफरेंसेस है. उनमें से एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उस समय सिर्फ 74 फॉर्मुलेशंस की बात हो रही थी, ओनली फॉर 74 फॉर्मुलेशंस. अब देखिए मैं आपको तब से फॉर्मुलेशंस की बात कहे जा रहा हूं, जैसे ये 74 फॉर्मुलेशंस है या फिर यहाँ पे 652 फॉर्मुलेशंस है. तो देखिए इसमें भी दो तरीके के फॉर्मुलेशन होते हैं. एक होता है शेड्यूल्ड, दूसरा होता है नॉन शेड्यूल्ड. नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन. अब देखिए कोई चीज यदि शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन जैसे जिसके बारे में दिया हुआ है, जैसा आईपी में लिखा हुआ है कि दैट अ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, अगर 500 mg का एक ड्रग बन रहा है, सपोज कर लीजिए आप पैरासीटामोल ही लेते हैं, पैरासीटामोल 500 mg ले रहे हैं, तो उसमें पैरासीटामोल फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड अमाउंट है उसका जो आप उसे इनहेल कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं या फिर आप मेडिसिन ले रहे हैं. लेकिन उसी के साथ साथ आप देखे होंगे कि ऐसे कई सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे एसिलोफिनैक होता है. एसिलोफिनैक वर्क्स एज अ पेन किलर. यदि उसका अपना सिर्फ एक पर्टिकुलर एसिलोफिनैक नहीं मिल रहा है, सस्टेन्ड रिलीज का जो टैबलेट होता है वो सब नहीं मिल रहा है, तो यदि आप पैरासीटामोल के साथ खा रहे हैं तो जो एसिलोफिनैक है वो डिफरेंशिएट कर सकता है अपने एमजी के अंदर. अब देखिए इसको आप समझिए कि आपने पैरासीटामोल लिया, आपने P500 खाया, इसके अंदर 500 mg पैरासीटामोल था, ठीक है. लेकिन आप पैरासीटामोल ले रहे हैं एंड पेन किलर भी ले रहे हैं, पेन किलर साथ में. तो पेन किलर में अपन ने एसिलोफिनैक यूज किया, तो अगर जो P500 की यहाँ पे फिर से बात हो रही है जिसके साथ साथ पेन किलर है, तो ये जो एसिलोफिनैक है इसका अमाउंट जो है, एसिलोफिनैक का जो अमाउंट है, हो सकता है 100 mg हो सकता है 50 mg हो सकता है 250 mg हो. अब मुझे लगता है ये आपके व्यू से बाहर हो गया है, और कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा है एसिलोफिनैक 100 mg, 50 mg एंड 250 mg. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है उसमें उनका जो डोजेस है या फिर स्ट्रेंथ है वो फिक्स नहीं होता है. आप यूज करते हो एमजीज को, मतलब एमजी आप उसमें डालते हो जितने एमजी आपको चाहिए, लेकिन ये वेरी कर सकते हैं. लेकिन P500 की अगर बात करें, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है, तो 500 mg ऑफ पैरासीटामोल, तो मतलब आपको हर एक बैच के हर एक टैबलेट के अंदर 500 mg का पैरासीटामोल उसके अंदर डालना ही होगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन एंड नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, इसे समझ लीजिएगा. सो अब अपन बात करने वाले हैं शेड्यूल्स के बारे में. शेड्यूल्स के अंदर 3 शेड्यूल्स हैं. उन 3 शेड्यूल्स के अंदर कुछ चीजें बताई गई हैं, उसके अलावा जो फॉर्म्स है उनके बारे में हमें जानना है, तो चलिए जानते हैं. तो देखिए जो पहला शेड्यूल है वो NELM की पूरी लिस्ट है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो कि आगे जाके 27 सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है. इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है. शेड्यूल 2 की बात करते हैं. शेड्यूल 2 वेरियस फॉर्म्स फॉर अप्रूवल एंड रिजेक्शन, जो भी होगा इसके अंदर वो देखा जाएगा. तो अप्रूवल जो है वो ये यहाँ पे 5 फॉर्म्स मैंने लिख रखे हैं, इन 5 फॉर्म से ही वो डील करते हैं, ठीक है. और भी फॉर्म्स हो सकते हैं, हमें 5 ही पढ़ने हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट 5 है. उसके बाद मैक्सिमम टैक्स रिटर्न दैट मस्ट बी गिवन टू गवर्नमेंट ऑन द सेल्स टर्नओवर. आपका टर्नओवर कितना है, इसके बेसिस पे आपको जो टैक्स रिटर्न देना है गवर्नमेंट को, वो यहाँ पे डिफाइंड है. अब ये जो टैक्स रिटर्न है, इनको आगे जाके इन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है. कैटेगरी A, B, C, ठीक है, कैटेगरी A, B, C. अब देखिए इसमें जो A है ये मोर देन 6 करोड़ का यदि आपका टर्नओवर है, तो ये आप डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आते हो, इसके हिसाब से टैक्स अलग होगा. हमें टैक्स कितना है, क्या है, नहीं जानना है. किस कैटेगरी को अलग डिफाइन किया गया है, कितने टोटल मनी के हिसाब से किया गया है, वो हमें जानना है, तो वो जान रहे हैं अपन. कैटेगरी बी के अंदर अपन जानेंगे बिटवीन 1 करोड़ एंड 6 करोड़ के बीच का यदि आपका टर्नओवर है, तो वो कैटेगरी बी के अंदर आते हैं. फाइनली कैटेगरी सी, यदि लेस देन 1 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है, तो आप कैटेगरी सी के अंदर आते हैं. तो ये जो टर्नओवर है, इसके बेसिस पे आपको टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, और वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
इसके बाद अपन वापस से देखिए, ये तो हमें पढ़नी नहीं है पूरी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो अपन शेड्यूल 2 को समझते हैं जिसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स है अप्रूवल के। अब देखिए फॉर्म्स है तो यहाँ पे टोटल 5 फॉर्म मैंने आपको बताया है। देखिए इसमें सबसे पहला फॉर्म तो यही होगा, यदि आपको किसी का प्राइस वगैरह आपको रिवाइज वगैरह कराना हो या फिर कोई न्यू ड्रग का आपको प्राइस फिक्स करना हो, तो उसके लिए एप्लीकेशन जो होगा वो फॉर्म 1 के अंदर होगा। तो फॉर्म 1 डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ प्राइस फिक्सेशन ऑफ न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब फॉर्म जो सेकंड है इसके अंदर आपको अगर देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फिक्सेशन के अलावा यदि आप किसी को रिवाइज भी करना चाहते हो, किसी की प्राइसिंग को रिवाइजिंग द प्राइस, अगर आप ये भी करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो फर्स्ट वाले के साथ। तो सेकंड वाले के अंदर आप रिवाइज प्राइस कितना रखना चाहते हो उसकी सबमिशन भी आपको सेकंड वाले के अंदर देनी पड़ती है फॉर एनी शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, ठीक है। इसके बाद 3, आप कितने का टर्नओवर करते हो तो साल में ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीजें बतानी है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए आपको क्वार्टरली रिटर्न को दिखाना होता है। आप सीधा 1 साल का रिटर्न नहीं दिखाते हो, आप क्वार्टरली 4 क्वार्टर्स का रिटर्न दिखाते हो और फिर वो टोटल ऐड होके आप टैक्सेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। थर्ड फॉर्म के अंदर आप क्वार्टरली रिटर्न अपना दिखाते हैं वाया प्रोडक्शन और सेल ऑफ NLEM। फॉर्म 4 एप्लीकेशन फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर ड्रग मेडिसिन, अगर आप किसी ड्रग को प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हो, मतलब अपने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करना चाहते हो इन सब चीजों की, तो आप फॉर्म 4 के अंदर एप्लीकेशन लिखते हो और फिर इसका डिसकंटिन्यूएशन करते हो। एंड फाइनली हमारा फॉर्म 5 जिसके अंदर अपन जानेंगे प्राइस लिस्टिंग के बारे में, जो कि दी हुई होती है। द फॉर्म 5 डील्स विद द प्राइस लिस्टिंग। फाइनली हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, रिटेल प्राइसिंग के बारे में। अब देखिए रिटेल प्राइसिंग के अलावा मैंने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, सारों को मैं एक्सप्लेन करता हूं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रिटेल प्राइसिंग इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर अ न्यू ड्रग, ठीक है। अब यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि डीपीसीओ 2013, ये जो डीपीसीओ 2013 इज गवर्न्ड बाय, यदि ये सवाल आता है इट इज गवर्न्ड बाय होम, तो इसका आंसर होगा NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी गवर्न्स दी डीपीसीओ 2013। गवर्नमेंट ने इसे बनाया, ठीक है, लेकिन उसे गवर्नमेंट गवर्न नहीं करती है, गवर्नमेंट गवर्न करती है NPPA को। लेकिन आपसे यदि कभी सवाल में ये पूछा जाए कि डीपीसीओ 2013 इज गवर्न बाय, तो आपका आंसर होना चाहिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। रिटेल प्राइस तो फिक्स, मैंने आपको बताया रिटेल प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट फॉर अ न्यू ड्रग, ठीक है, क्योंकि अपन डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़े थे तो गवर्नमेंट ही उन्हें फिक्स करती है, ठीक। तो अपन जब बात कर रहे हैं लोकल, दो और चीजें, लोकल टैक्सेस और प्राइस ऑफ रिटेलर। अब देखिए लोकल टैक्सेस क्या है कि जो आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी लोकल टैक्स या फिर टैक्स आपको देना होता है, वो उसे आप लोकल टैक्स कहते हैं। और फिर प्राइस ऑफ रिटेलर, प्राइस विद ड्यूटी, जो उसके अंदर ड्यूटी लगी है वो तो है, लेकिन रिटेलर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, लोकल टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिटेल प्राइस के फॉर्मूले पे। इस फॉर्मूले के साथ सवाल आ सकता है, इसके अंदर कुछ फेरबदल की जा सकती है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन की जगह प्लस का साइन लगाया जा सकता है, यहाँ इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शंस बन सकते हैं, तो इसको ऐसे ही याद रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। रिटेल प्राइस हो सकता है सवाल ना भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिटेल प्राइसिंग इज इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PC प्लस PMC प्लस 1 प्लस मापे अपॉन 100 प्लस ED, ठीक है। तो MC है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, CC है कन्वर्जन कॉस्ट, P है PC है पैकेजिंग कॉस्ट, PMC इज पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, मापे इज मैक्सिमम कॉस्ट अलाउड पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मतलब कि आपने जितना भी अभी तक पैसा लगाया यहां तक, इससे ज्यादा आप कितना रख सकते हैं, एंड दिस कैन नॉट बी मोर देन 100% ऑफ द ड्रग। अगर सपोज कर लीजिए कि आप किसी ड्रग को 10 रुपीज में बना रहे हैं, तो जो मैक्सिमम कॉस्ट अलाउड है वो अप टू 10 ही होगा, मतलब आप इसको अलाउ करने के बाद 20 ही कर पाओगे, आप 10 के बाद इसमें 15 नहीं जोड़ सकते, इट कांट इंक्रीज। अगर आप किसी ड्रग को 100 रुपीज का बना रहे हो तो उसमें फिर 100 जोड़ सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट मापे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है वहां पे ED इज एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मूला समझ लिया, ये क्या होता है, बेसिक आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सीलिंग प्राइस, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये वही सीलिंग है जो आपके सिर के ऊपर है, अभी उसी सीलिंग की बात हो रही है। ये वो सीलिंग प्राइस है जिसके ऊपर आप प्राइस को बढ़ा ही नहीं सकते हैं। दिस इज द अल्टीमेट सीलिंग, मतलब इससे ऊपर रूफ के ऊपर चीजें नहीं जा सकती हैं।
क्या अपने रूम से आप रूफ पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो रूम से रूफ के ऊपर जब नहीं जाया जा सकता है तो आप सीलिंग प्राइस को समझ रहे हैं। अब सीलिंग प्राइस जो है वो 2 स्टेप्स में कैलकुलेट होता है, जिसमें 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है एवरेज प्राइस ऑफ रिटेलर, जिसको अपन पीएस से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है स्टेप 2, जिसके अंदर अपन पीसी से डिनोट करते हैं। सेलिंग प्राइस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के पीछे 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है पीएस का, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे छोटा लिख रखा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। सम ऑफ प्राइसेस टू रिटेलर ऑफ ऑल द ब्रांड्स, किसी एक मेडिसिन के लिए हम लोग ये सब कर रहे होंगे, तो किसी एक मेडिसिन को कितने ब्रांड्स, जेनरिक वर्जन उसके जितने भी हैं, उन्हें सेल कर रहे हैं कितने रुपीस में। सपोज कर लीजिए कि 5 जेनरिक ब्रांड्स है, हर एक जेनरिक ब्रांड डिफरेंट चीजों को एक ही मेडिसिन को डिफरेंट प्राइस वेरिएंट में बेच रहा है। सपोज कर लीजिए अपन पेनिसिलिन की ही बात कर लेते हैं। यदि एक शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है, देखिए जो सीलिंग प्राइस है वो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के लिए ही कैलकुलेट की जाती है। अब आप ये समझिए कि यदि हम पेनिसिलिन का ले रहे हैं और पेनिसिलिन एक शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है, तो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के अंदर अपन जब इस दोनों चीजों को देखेंगे तो अपन को समझ में आएगा, इन दोनों चीजों को जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, कि सम ऑफ प्राइसेस टू रिटेलर ऑफ ऑल द ब्रांड्स एंड जेनरिक वर्जन ऑफ द मेडिसिन हैविंग मार्केट शेयर मोर देन इक्वल टू 1% ऑफ द टोटल मार्केट टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ दैट मेडिसिन। अब सपोज कर लीजिए कि देखिए जो इसमें लिखा हुआ है मूविंग एनुअल टर्नओवर, मतलब हर एक साल जो टर्नओवर है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसको मूविंग एनुअल टर्नओवर कह रहे हैं। और ये क्या कहा जा रहा है कि जो दवाइयां बिक रही हैं, सपोज कर लीजिए हमारे पास, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। सपोज कर लीजिए हमारे पास 100 कंपनीज हैं जो कि जेनरिक वर्जन और रिटेल प्राइसिंग में करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि बाकी जो 95 कंपनीज हैं ये मतलब 1% से कम का शेयर रखती हैं, लेस देन 1%। और जो ये 5 कंपनियां हैं ये मोर देन 1%, हो सकता है 20% का शेयर रखता हो सकता है 30% का शेयर रखा हो। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है किसी के पास 2% भी शेयर हो, 2%, मुझे लग रहा है आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 100 कंपनी में से 5 ही ऐसी कंपनी थी जिनके पास 1% से ज्यादा का शेयर था, तो वही चीज यहाँ नीचे है, टोटल में अपने पास 5 आ जाएगा एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या समझा रखा है, टोटल नंबर ऑफ सच ब्रांड्स एंड जेनरिक वर्जन ऑफ द मेडिसिन, मतलब यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है। ऊपर भी नंबर थे, लेकिन ऊपर नंबर किस चीज के थे, प्राइसिंग के। यहाँ पे नंबर है काउंटिंग के, जिसके अंदर कितनी कंपनियां या फिर कितनी ब्रांड है जो इस सम में बेच रही है। सम ऑफ प्राइसेस टू, ये सारी चीजें 1% से ऊपर पे डिपेंड करती हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं, नहीं समझ में आया होगा तो। 1% से ज्यादा का मार्केट वैल्यू रखने वाली कंपनीज कितने रुपए में किसी मेडिसिन को बेच रही है, उनका सम न्यूमरेटर में, और वो कितनी कंपनियां हैं जिनके आपने सम को न्यूमरेटर में लिया है, वो यहां नीचे। तो वही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमने 5 का एग्जांपल लिया था। अब ये 5 कंपनियां सपोज कर लीजिए पेनिसिलिन को एक 100 रुपीज में बेच रही है, एक 50 में बेच रही है, एक 75 में बेच रही है, फिर एक 20 में भी बेच रही है, और एक 120 में भी बेच रही है। तो ये जो 5 कंपनियों का ये जो है ये हमारा न्यूमरेटर है। ठीक है, एन न्यूमरेटर, और ये जो 5 है ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो इस तरीके से आप एवरेज प्राइस ऑफ रिटेलर को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। समझ में आ गया होगा, मुझे यकीन है आप लोग को। थोड़ा स्पीड में मैंने समझाया, अगर आप इसे दोबारा सुनेंगे बिल्कुल समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में, सेकंड स्टेप के बारे में। सेकंड स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ सीलिंग प्राइस। अब देखिए सेकंड स्टेप में हम जो जानेंगे, तो देखिए हमने पीएस कैलकुलेट किया, वो पीएस यहाँ है, +1 + m अपॉन 100, यहाँ पे m है मार्जिन। अब यदि रिटेलर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले वीडियो के अंदर कि मार्जिन जो कैलकुलेट होता है वो 16% होता है, तो फिक्स्ड होता है। तो ये फॉर्मूला आप आगे ऐसे कर सकते हो, पीएस प्लस, इसको आप ऐसे कर लीजिए, पीसी, सीलिंग प्राइस इज इक्वल टू पीएस प्लस 1 + 16 अपॉन 100। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका सीलिंग प्राइस जो हमने कैलकुलेट किया। और याद रखिएगा, सीलिंग प्राइस से ऊपर कभी भी मार्केट के अंदर जो मेडिसिन है उसको नहीं बेचा जा सकता है। ठीक है, यही सारी बातें थी डीबीसीओ के अंदर। इस सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, बता दी हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। बार बार रिवाइज करते रहिए फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस को, कई सारी बातें स्किप हो जाती हैं, ध्यान देते रहिए अपने ऊपर। जीपेट मेंटोर के साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।